वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। जो लोग एनआईसीएल की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके बहुत सारे डाउट्स कुछ ये निकल कर आए हैं कि जो कट ऑफ कंपेरिजन है वो क्या है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम क्या है कि अब प्रीलिम्स और मेंस इन्होंने रख दिया असिस्टेंट में भी, ठीक है। तो हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे इस एग्ज़ाम को। एओसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था एनआईसीएल का, तो उसमें प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने कितने मार्क्स का वहाँ पर वेटेज था, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए। क्योंकि वहाँ पर पोस्ट जो थी वो 300 थी केवल, लेकिन यहाँ पर पोस्ट 984 हैं, तो कुछ चीज़ें वेरिएंट यहाँ पर रहेंगी। तो उनके बारे में हम डीपली क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी पूछी गई थी और कट ऑफ के एनालिसिस उसके कंपेरिजन में क्या था। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आप तक आएंगी, तो आप तक वो अपडेट्स भी आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें, कमेंट करके अपना कोई भी डाउट पूछें। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखो, अगर मैं डेट की बात करूं तो जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो 22 और 23 ऑफ अप्रैल को शेड्यूल है, और इन डेट में होगा। तो अप्रॉक्स हमारे पास में 1 मंथ 30 डेज का टाइम केवल बना है। तो हम इन 30 डेज में वो टॉपिक पहले करेंगे जो हमारे एनआईसीएल के एओ में प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। तो कंप्लीटली हम असिस्टेंट एग्जामिनेशन को बिल्कुल प्रीलिम्स से मिलता जुलता कुछ कुछ पा सकते हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक आपके एनआईसीएल एओ के प्रीलिम्स में पूछे गए थे वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो आपके असिस्टेंट में भी पूछे जाएं। ओके, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा बैरी करेगा। अगर आप ये मान के चलेगा कि अगर आप 5 स्टार में से अगर इस एओ के पेपर के लिए 4.5 स्टार अप्रॉक्स देते हैं, तो मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो यहाँ पर वो चीज़ कहीं ना कहीं 4 या 4 से कम पर आएगी, क्योंकि ये असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। केवल आपको स्पीड मेंटेन यहाँ पर करनी होती है। तो हम तीनों टॉपिक यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो आप एओ से हम कट ऑफ को कंपेयर कर दें। देखो, वहाँ पर केवल 300 सीट थी और यहाँ पर 984 सीट्स हैं। कट ऑफ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एससी 57.25, एसटी के लिए 51, ओबीसी के लिए 59 और अनरिजर्व 65 कट ऑफ। ओके, तो अभी केवल मैं इन 4 चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर मैं इन सीटों के लिए बात करूँ तो कहीं ना कहीं अनरिजर्व तो 60 प्लस क्रॉस करेगा ही करेगा, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको। और ये जो आंकड़े यहाँ पर दिए ये भी कुछ कुछ इसी के आसपास में रहेंगे। ओके, वैकेंसीज जरूर 984 थोड़ी सी ज़्यादा है इस 300 के कंपेरिजन, क्योंकि ये लगभग 3 टाइम्स है यहाँ पर। तो आप ये मत सोचना कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएंट होगा। कट ऑफ आपकी 60 टू 70 तक भी अनरिजर्व की जा सकती है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स डायनेमिक हो रहे हैं, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी, पेपर थोड़ा सा ईजी आ जाता है, तो वहीं पर कट ऑफ 72 मार्क्स तक भी चली जाती है। तो इन सब चीज़ों में हमें समझना होगा। अब अगर नेक्स्ट मैं पॉइंट की दोस्तों बात करूं कि जैसे कि अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या क्या सिस्टम था, तो देखो कैटेगरी वाइज की अगर बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में 7 थी कट ऑफ यहाँ पर, रीजनिंग में 12 थी, क्वांट में 7.75 थी। और अब अगर असिस्टेंट की बात करी जाए तो एक क्लरिकल लेवल का एक तरह से एग्जाम है, लेकिन यहीं पर मेरा प्रोडिक्शन ये रहेगा कि यहाँ पर इंग्लिश में हमारी 7 टू 10 के अराउंड में ही रहेगी। और रीजनिंग में क्या है कि 12 टू 15 तक आपकी जा सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है जैसे आसान आता है वैसे ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ जाते हैं, इसलिए ओवरऑल कट ऑफ भी बढ़ जाती है, और ये भी यहाँ पर इसी के आसपास जाती है। क्वांट में हम कह सकते हैं लगभग +5 का, तो आप मान के चलो कि लगभग 10 टू 12 तक का। ओके, तो इस वजह से मैं आपको ये केवल अनरिजर्व के लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि देखिए यहीं पर मैंने आपको बताया था कि 12 से 15 रीजनिंग एबिलिटी में, देखो अनरिजर्व में यहाँ पर 16 दिया हुआ भी है। तो ऑलरेडी आप इससे कम बिल्कुल मत आके चलना कि आपका पेपर जो है वो 10 नंबर या 12 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जरूर है कि असिस्टेंट का जब एग्जाम है तो यहाँ पर हमें 16 से 18 भी आपकी जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ईजी आ जाते हैं जिसको हम आसानी से बना लेते हैं। ओके, तो एक छोटा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी अगर हम कंपेयर करें एओ से तो क्या सिनेरियो वहाँ पर था। अनरिजर्व में 9.75 इंग्लिश में, 16 जो है रीजनिंग में, और 10.75 अप्रॉक्स 11 जो है ये आपका क्वांट में। तो यहाँ पर आप यहाँ मान के चलो कि +3 टू +4 का जो है डिफरेंस ये आपको असिस्टेंट के लिए दोस्तों देखने को मिल सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसी के आसपास रहेगा। ओके, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो आप अनरिजर्व 65 है, तो ये आपका 70s के अराउंड तक भी जा सकता है। मैंने आपको बताया कि 60 प्लस रहेगा, लेकिन 60 प्लस कितना रहेगा, 70s तक भी जा सकता है, 72 भी हो सकता है अनरिजर्व के लिए। ओके, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा हल्का रहेगा। अब बात करते हैं हर एक सेक्शन में कि कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, क्योंकि अभी हमारे पास केवल 30 डेज का टाइम है। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन 30 डेज में हमें उन कोर टॉपिक को जरूर करना है जो 100% हमारे एग्जाम्स के पार्ट होते ही होते हैं। ओके,
तो सबसे पहले मैं क्वांट की यहाँ पर बात करता हूँ। अब देखो क्वांट में क्या है कि अगर मैं एयू से कंपेयर कर रहा हूँ इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, तो वहाँ पर क्या है, नंबर सीरीज के 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों नंबर सीरीज में क्या है कि कभी कभी दो तरह के क्वेश्चंस पूछ ले आते हैं। एक रॉन्ग पैटर्न का, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वीडियोस मिल जाएंगे नंबर सीरीज वाले फोल्डर में। रॉन्ग पैटर्न क्या है, और डिफरेंट की बीच में ब्लैंक आ जाता है, वो सारे क्वेश्चंस आप कर लें, एक बार प्रैक्टिस एटलीस्ट कर लें, ताकि आपको ये पता लगे कि पैटर्न इसका क्या है। बाकी लॉजिक तो आपको वहीं पर क्रिएट करना होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक फिक्स लॉजिक नहीं होता है कि इस नंबर सीरीज में यही लॉजिक लगेगा। डिफरेंट सीरीज, नंबर सीरीज आप सॉल्व करते रहोगे, तब आपके उतने सारे लॉजिक वहाँ पर क्रिएट होते रहेंगे। अप्रॉक्सीमेशन की बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर आप कर लो। देखो ये दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपका हो सकता है 5 मार्क्स का। तो हम ये मान के चलते हैं कि इन 10 में से लगभग हम 8 मार्क्स तो सिक्योर कर ही सकते हैं आसानी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आसान 5 मार्क्स की आती हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस दोस्तों देख ली तो उसके बाद ये 5 मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल आसान आपके लिए लगेगा। तो 5 मार्क्स आप यहाँ पर बिल्कुल श्योर शॉट ले सकते हैं। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में एक टेबल डीआई होती है और एक पाई ग्राफ, ये लास्ट टाइम आया था, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी आएगा, लेकिन ये चांसेस ज़्यादा है कि जो टेबल और ग्राफ है वो 100% आने के चांसेस रहते हैं। बाकी बात की जाए पाई चार्ट, बार ग्राफ, ठीक है, ये लाइन ग्राफ, उसमें से कोई एक आ सकता है, कभी कभी मिक्स में भी आ जाता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डीआई की, उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती रहेगी। तो जो डीआई इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ उन पर भी आप नज़र रखा करें और उनको एक बार अपने आप से सॉल्व करा करें। अब दूसरा पार्ट है मिसलेनियस वाला, जिसमें आपका SICI, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, एजेस, ये सारे टॉपिक जो आ जाते हैं, ये आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के यहाँ पर रहते हैं। तो अल्टीमेटली ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है ये 35 मार्क्स का हमारा जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। तो अभी आप देख लें कि आपने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं और उनका वेटेज कितना कितना है। तो जो टॉपिक अगर आपके छूट गए, जैसे आपने क्वाड्रेटिक नहीं किया है, तो आप हमारी वीडियोस क्वाड्रेटिक की देख लें। और क्वाड्रेटिक बहुत बड़े लेवल का नहीं आता है, मैं आपको यही कहूँगा कि क्वाड्रेटिक आसान क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन बनाने में आपको मैक्सिमम 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर मैं इस 10 नंबर की डीआई में से एग्जाम्स में लगभग मैं 6 क्वेश्चन भी बना लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर कितना होता है, 8 5 13, ठीक है, 13, और उसके बाद में क्या है, और 13 से 19, मैंने देखो यहाँ पर 19 नंबर सीधे सीधे 35 में से 20 मार्क्स तो मैंने अभी आपको मोटे मोटे बता दिए। बाकी आपकी 15 नंबर बचते हैं। अगर आपने ये 10 नंबर क्वेश्चन में से 5 बना लिए तो आपके चांसेस वहाँ पर 25 हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम आगे दोस्तों बढ़ सकते हैं। अगर आपने 2 नंबर यहाँ पर नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो वेल एंड गुड है, यहाँ पर आपके चांसेस और ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। ओके, अब सेकंड अगर मैं असेसमेंट की बात करूँ रीजनिंग का, तो देखो रीजनिंग में कोई भी फिक्स सिस्टम नहीं रहता कि आपका किस एग्जाम में क्या चीज़ पूछ ली जाए, लेकिन कुछ ऐसे जनरल टॉपिक हैं जो पूछे ही जाते हैं। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग है तो 5 मार्क्स के। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, क्या प्रीलिम्स में न्यू पैटर्न की कोडिंग एंड डिकोडिंग आपके LIC आओ में, ये NIACL के आओ में पूछी गई थी, नहीं पूछी गई थी? तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाला एग्जाम था वहाँ पर न्यू पैटर्न नहीं पूछा था, नॉर्मल में बता रहा हूँ। और नॉर्मल में क्या, जैसे वो वाले क्वेश्चन, अब मैंने कहा IMOK, तो इसको हमने कोड कर दिया LINAPI। तो इस तरह से जो कहते हैं ना स्टेटमेंट वाइज कोडिंग, इसके ऊपर आप फोकस कर लो, ये कोडिंग पूछी जाती है। जो न्यू पैटर्न की कोडिंग है वो आपके मेंस एग्जामिनेशन में उसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। कुछ होते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस, वो भी कोडिंग एंड डिकोडिंग के ही पार्ट एक तरह से हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको 10 ऐसे टाइप बताए थे जो मोस्ट टाइम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप उसको एक बार देख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस दोस्तों मिलेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के फोल्डर में, आप उन पर भी नज़र रखें। अब अगर सेलोगिज्म की बात की जाए तो ये 5 मार्क्स आपका पूछा जा चुका है, मोस्ट प्रोबेबली प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा। अब आप कहेंगे क्या न्यू पैटर्न वाला आ रहा है, जिसमें क्या होता है कि कंक्लूजन दिए होते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट दिए होते हैं, फिर आपको कंक्लूजन देखने के बाद स्टेटमेंट बताना है कि कौन कौन से इसमें फुलफिल हो सकते हैं, जो हमने नए पैटर्न के लगभग 3 से 4 वीडियो सॉल्व किए थे। तो मैं यही कहूँगा कि नए पैटर्न का आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा आता है। प्रीलिम्स में नहीं पूछा था इसका मतलब कि लास्ट टाइम नहीं पूछा गया था, लेकिन वो पार्ट आपका मेंस का रहता है जो नया पैटर्न का सेलोगिज्म का क्वेश्चन है। तो क्या है कि अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, लेकिन आप
जो पुराना मॉडल है उसको भी तैयार करें, जिसमें आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं और फिर कंक्लूजन दिए होते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कौन सा कंक्लूजन सही है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, आइदर और वाली कंडीशन जो बनती है उस पर दोस्तों फोकस जरूर करें। कुछ लोग बिल्कुल छोड़ के बैठे होंगे कि अब तो हमें नया पैटर्न केवल करना है, तो मैं यही कहूँगा कि आप नए और पुराने दोनों पैटर्न की पैरेलल प्रैक्टिस करें, ताकि कोई भी पैटर्न आए तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लें। अब इसी तरह से मैं अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो ये आपका 15 टू 20 मार्क्स तक वेरी कर जाता है। अब पजल्स जो है कुछ बहुत फेमस पजल हैं, जैसे कि फ्लोर वाइज पजल जो है वो आपकी पूछी जाती है। ठीक है, फ्लोर वाइज पजल का चांसेस बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। कभी कभी क्या है, स्कोर जो टेबल की फॉर्मेट में लोग बैठे होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है। एक क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट में ये जरूर बनता है कि एक लीनियर लाइन में एक ही साइड में सारे लोग फेस करके बैठे हुए हैं नॉर्थ की ओर, तो उनको बैठालना कैसे है। कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन में नॉर्थ की ओर भी है और साउथ की ओर भी है, नॉर्थ साउथ दोनों डायरेक्शन में वो आ जाता है। एक यहाँ पर बहुत ही कॉमन टाइप आपका ये बन जाता है कि दो पैरेलल लाइन है जिसमें ए बी सी डी और पी क्यू आर एस बैठे हैं, और एक लोग नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं और एक लोग दोस्तों साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं। इन चार लोगों को इनके प्रोफेशन दिए जाते हैं, तो वही क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमने इस चैनल पे सॉल्व किए और अपकमिंग डेज में भी दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग अपनी क्यूरी रखते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों में भी आप फोकस करते रहें। इन इक्वलिटीज़ की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये 5 मार्क्स की आपकी पूछी जाती है प्रीलिम्स के एग्जाम्स में। इन इक्वलिटीज में क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट वाइज के डेडिकेटेड क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचना कि कोडिंग टाइप आपसे पूछ लिया जाए, जिसमें ये कहा जाता है कि a@b मीन्स a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, ऐसे वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्या होते हैं, जैसे कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b इज लेस देन c इज इक्वल्स टू d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f, इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें दो कंक्लूजन दिए होते हैं साथ में, तो उसमें आपको वैलिडेट करना होता है कौन सा कंक्लूजन ठीक है कौन सा गलत है। एक ये हमारा टाइप बन जाता है। अब देखो डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हमारा बेटिस 5 मार्क्स का बनता है, तो ये 5 में से आप 3 क्वेश्चन आसानी से बना देते हो। डायरेक्शन में क्या है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, आप हमारी प्रीवियसली वीडियोस देखो, जितने भी टॉपिक यहाँ पर है सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब केवल आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और कंसेप्ट सीखना है। अगर किसी में कोई डाउट होता है तो उसके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियोस आप तक जरूर लाता रहता हूँ, ताकि आप उन वीडियोस को भी देखते रहें। ओके, टोटल 35 क्वेश्चंस के बेटेज में कुछ इस तरह से रहता है। तो अगर आपके पास 30 डेज का टाइम बना है तो आप इन टॉपिक को एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले जरूर कर लो। देखो पजल्स के ऊपर तो प्रैक्टिस डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ कंसेप्ट रिवाइज करने हो तो वो इन टॉपिक्स में हम आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो देखो इंग्लिश सेक्शन में प्रीलिम्स में आप केवल 3 चीज़ें अभी पिछले ट्रेंड में पूछी जा रही है। एक आपसे रीडिंग कंप्रेंशन, एक क्लॉज टेस्ट और एक एरर डिटेक्शन का पोर्शन। ये सारे 10-10 मार्क्स के आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऐसा अब होने लगा है, पहले नहीं होता था। पहले क्या था कि आपसे पैराजम्बल भी पूछ लिया जाता था, डबल फिलर्स भी पूछ लिए जाते थे, और यहीं पर 5 to 10 जैसे क्लॉज टेस्ट 5 का पूछ लिया जाता था तो पैराजम्बल सबसे 5 मार्क्स यहाँ पर आ जाता था। इन दो चीज़ों को अभी एलिमिनेट कर दिया है काफ़ी टाइम से। ओके, ये चीज़ें IBPS में देखने को मिली थी और उसके बाद ये टाइम टू टाइम पर देखने को मिलती रही हैं। तो इसमें क्या है कि हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि सबसे पहले इन 2 सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब क्या है कि अगर आपने ग्रामर पार्ट थोड़ा सा अच्छा पढ़ा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस एरर के सॉल्व किए हैं, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाता है कि किस पार्ट में एरर है। क्लॉज टेस्ट क्या है कि ये कम्प्लीटली आरसी से कम टाइम क्लॉज टेस्ट में लगता है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तरफ आपको आरसी दिया हुआ है, एक तरफ आपको क्लॉज टेस्ट दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप क्लॉज टेस्ट सॉल्व करो, क्योंकि क्या है क्लॉज टेस्ट में बीच बीच में फिलिंग दिए होते हैं। तो पहले क्या करो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी स्टोरी एक बार थोरली पढ़ लो, फिर आपको कनेक्टर्स मिल जाएंगे, लिंक बनाने मिल जाएंगे कि थीम क्या है पूरी स्टोरी की। अब जैसे क्या है कि कभी कभी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर दे दिया जाता है, या फिर कोई भी एक ऐसा सिस्टम है, अब जैसे इलेक्शंस अभी हाल ही में हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर ईवीएम से रिलेटेड आपका आर्टिकल पूछा जा सकता है कि ईवीएम में क्या छेड़छाड़ के लिए बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो इससे रिलेटेड आपने आर्टिकल्स अगर पढ़े हैं तो आप वहाँ पर आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। यही मैं बार बार कहता हूँ कि आपके जो भी इंग्लिश सेक्शन होता है इसमें क्या है कि रीडिंग कंप्रेंशन और क्लॉज टेस्ट, ये 2 ऐसे सेक्शन हैं जो आपके न्यूज़पेपर से ले लिए जाते हैं डायरेक्टली, और अगर आप इन टर्म्स को पढ़ते रहते हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, तब आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप यहाँ पर क्वेश्चन बना लें। लेकिन एरर वाले पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने यहाँ पर ग्रामर मजबूत है और आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, तभी आप इन क्वेश्चंस को दोस्तों अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो टोटल ये 30 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, तो इन 3 के ऊपर भी आप फोकस जारी रखें, छोड़े मत। दूसरी चीज़, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपको देना चाहूँगा इन सब चीज़ों को छोड़कर। देखिए एक्स्ट्रा टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला, एग्ज़ाम के लिए केवल 30 दिन का टाइम हमारे पास बचा है, 30 डेज़ का।
तो आप क्या करो कि 30 × 1, इसका मतलब ये हुआ कि 30 मॉक टेस्ट जो है ये मुझे देने हैं। तो 30 मॉक टेस्ट, अगर फुल लेंथ की मैं बात करूं, फुल लेंथ का मतलब ये है कि 100 मार्क्स वाले, जिसमें 1 घंटे का टाइम होगा, तीनों सेक्शन होंगे, एक मॉक टेस्ट आपको वो देना जरूरी है, ठीक है, एक दिन में। साथ में क्या करें कि एक सेक्शनल वाला मॉक टेस्ट, एक सेट रीजनिंग का, एक सेट इंग्लिश का, ये आप इंडिविजुअली सबके अलग अलग दें। साथ में क्या करें कि इन तीनों का कंबाइन जो है सेम डे एक कंप्लीट जो है वो मॉक दें, और उसके बाद उसको एनालाइज करें। तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट आपको बताना मैं चाहूँगा कि अगर आपने 30 मॉक दिए और जितने मॉक आप दे रहे हैं आपका स्कोर दिन ब दिन अच्छा होता जाएगा। पहले दिन अगर आप 100 में से 22 मार्क्स भी लाते हैं तो बिल्कुल परेशान मत हो, अगले दिन आपके 25 मार्क्स आएंगे अगर आप इस 22 वाले 100 क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व कर लेंगे और अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। तब ऐसा नहीं है कि आपने मॉक दिया, बैठ गए, एनालाइज बिल्कुल नहीं किया, कहा लाओ दूसरा मॉक दे दो, इसमें तो स्कोर बढ़ जाएगा, थोड़ा गैस ज़्यादा लगा दूंगा, बिल्कुल 100% आपका स्कोर डाउन चला जाएगा। हम लोग अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, मैं बार बार फोकस इसलिए करता हूँ कि जो चीज़ें आपने गलतियाँ दोहराई हैं अगर आप उनसे सीख कर अगले एग्जाम में प्रिपेयर होकर जाएं और बिल्कुल ईमानदारी से सारी चीज़ों को करें तो डेफिनेटली वहाँ पर इंप्रूवमेंट मिलता है। कुछ लोग बार बार परेशान रहते हैं कि मैं मॉक देता रहता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा इंग्लिश सेक्शन स्ट्रांग नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं तो कमी है। आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो साइड में आप वोकैब याद नहीं रखते होंगे, वोकैब को नोट डाउन नहीं करते होंगे, डिक्शनरी लेकर नहीं बैठते होंगे। आजकल तो स्मार्टफोन यूज़ हो रहे हैं, आप क्या करो कि मोबाइल फ़ोन की डिक्शनरी को यूज़ करो डायरेक्टली, जो वर्ड मीनिंग नहीं पता है उसका विद एग्जाम्पल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब कुछ पूरी जन्म कुंडली निकल कर आ जाती है उस वर्ड की। तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो, बहुत सारे ऐसे गूगल पर चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, इंग्लिश के लिए केबल मैं यही कहूँगा कि आप क्या करें, करंट अफेयर्स फंडा पे जाएँ और डेली आपको मेन फ्रंट पेज पर ही एडिटोरियल मिल जाएगा। एक एडिटोरियल हम डेली डिकोड कर पाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर आप एक ही एडिटोरियल क्यों देते हैं, 2 दिया करिए जिससे कि हमें आसानी मिल जाए। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि एक एडिटोरियल को कम्प्लीटली डिकोड हमें करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। उसके बाद आपके लिए वीडियोज़ भी बनानी होती हैं, तो अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी बहुत ही छोटी टीम है, बहुत ही कम मेंबर्स हमारे साथ वर्क कर रहे हैं और ये सारे वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन इन सब का है कि ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इनके ये कंटेंट्स हम आप तक डिलीवर्ड कर रहे हैं ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में एक अच्छा स्कोर बना सकें। तो क्या है कि अभी हम एक एडिटोरियल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर हम 2 एडिटोरियल ऐड जरूर करेंगे, आपकी डिमांड मानी जाएगी, ये मैं ऐसा जरूर कह रहा हूँ। तो क्या करना है कि आप एक एडिटोरियल को डेली डिकोड करो, अपने आप से कुछ चीज़ें खुद से भी करो। तो अगर आप खुद से क्रिएटिविटी स्टार्ट करते हो तो इसमें आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना आपका माइंड क्रिएटिव बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों पर फोकस करें। दूसरी चीज़ क्या है कि रीजनिंग के लिए अभी आप 30 डेज़ का मैंने टाइम लाइन पूरा सेट किया है 30 डेज़ के लिए। तो क्या है कि एक सिटिंग अरेंजमेंट और एक पजल, डिफरेंट टाइप की। तो 30 डेज में 30 पजल आप सॉल्व करोगे, 30 सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करोगे, इसमें आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, ये एक्स्ट्रा वर्क कुछ मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा टिप के साथ आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना होगा। अब देखो क्वांट की बात करें तो क्वांट में सेम आ जाता है डीआई का पोर्शन, तो डीआई पे आप फोकस करते रहो। अब डीआई क्या है कि टेबल डीआई बहुत सारी हमने यहाँ पर दी है, अभी 2 रिसेंटली टेबल डीआई हमने डिस्कस की थी, उनके ऊपर आप वीडियोस जरूर देख लें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई हैं दोस्तों। मिक्स डीआई जो हमने दी हैं वो भी आप देख लें, उन 2 तरीके के डीआई से आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। बाकी अदर पार्ट है वो भी आप प्रैक्टिस साथ में करते रहें। और इंग्लिश के लिए मैं यही कहूँगा केवल आप न्यूज़पेपर पे फोकस करें और जो पुराने आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, तो इनको पढ़ते रहें, इनसे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलेगा। ओके, आई होप आप मेरे सजेशंस को फॉलो करेंगे। देखिए सजेशंस का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर एटलीस्ट आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में तब। ओके, डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अगर आप उनको सेटअप कर लेते हैं तो दोस्तों 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप, मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आप लोग इस चैनल पर अपडेट करेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं अपने सारे एफर्ट्स आप तक लगाता हूँ। कुछ लोगों ने हमें ईमेल भी किए, हमने उनकी स्टोरीज अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर की, तो उनका फाइनली सिलेक्शन आरआरबी के एग्जाम्स में हुआ और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज बहुत लेविश लाइफ वो जी सकते हैं।
तो आप भी यही काम करें, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें, जितना अभी स्ट्रगल करेंगे उतना आपको आने वाली जनरेशन्स, आने वाली फ्यूचर में फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, और जो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखी है आप इनके ऊपर एक बार फोकस कर लें और इनको क्लोजली एक बार ऑब्जर्व कर लें, ऊपर से नीचे तक पूरी प्लेलिस्ट, चाहे भले 200 वीडियोज़ हों, आप इनके टाइटल देख लें ताकि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर फ़ायदा मिल जाए। और इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।